ये कहानी है एक ऐसी जेठानी की जिसको अपनी देवरानी से ज्यादा दूसरों की देवरानियां अच्छी लगती थी। इस जेठानी को अपनी देवरानी के अंदर कोई भी अच्छाई नजर नहीं आती थी। उसे तो सिर्फ दिखती थी उसकी खामियां। खैर, अब ये जेठानी अपनी सासू माँ के साथ बैठी है और अपनी देवरानी की बुराई कर रही है। देखो माँ जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि सुमन को ना आप समझाइए कि ज्यादा रात तक ना बाहर ना घूमे, लेकिन नहीं, आपको मेरी कहाँ बात समझ आती है। जरा देखो, टाइम तो देखो माँ जी, 9 बज चुके हैं रात के और अभी तक सुमन का कोई अता पता नहीं है। सही कह रही है नेहा तू। मुझे उसे ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए थी। अभी देवरानी को आए इस घर में सिर्फ 7 महीने ही हुए हैं और देखो तो कितनी मनमर्जी चला रही है अपनी। बोल कर तो गई थी कि 7 बजे तक आ जाएगी। वही तो, आपने कभी देखा है कमला आंटी की बहू को बाहर निकलते हुए? शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन कहने वाली वही बात हो गई ना। 4 साल हो गए लेकिन फिर भी देखो, वो घर से 7 बजे के बाद ना आपको बाहर नहीं दिख सकती। और तो और घर का सारा काम करती है, अपनी सास जेठानी दोनों की खूब सेवा करती है। और हमारे घर में ही देख लो माँ जी, कैसी बहू आई है। दरअसल नेहा की देवरानी सुमन आज अपनी बचपन की सहेली से मिलने किसी रेस्टोरेंट में गई थी जो किसी दूसरे शहर में रहती थी। करीब 7 साल बाद वो इस शहर में आई थी और इसी के चक्कर में 9 बज जाते हैं और सुमन घर आती है। रुको रुको, बड़ी जल्दी है कमरे के अंदर जाने की। हाँ माँ जी, बहुत थकान लग रही है। बहुत ट्रैफिक था, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। सही है, आजकल बहाने बहुत मार रही हो तुम। माँ जी, मैं आपको बताकर तो गई थी ना। आजकल तेरी जुबान ना कुछ ज्यादा ही चल रही है। तुम्हारी कैंची जैसी जुबान को देखकर ना लगता नहीं कि तुम इस घर की नई बहू हो। मतलब माँ जी? एक तो तुम घर में इतना लेट आई हो और ऊपर से सासू माँ से इतना जबान लड़ा रही हो। तुम में कितना घमंड भरा है, पर घमंड तो ऐसे है तुम में कि जैसे तुम कहीं की महारानी हो। अरे महारानी है, तभी तो इसके बाप की 11 लाख देने की औकात नहीं थी। दरअसल सुमन की शादी के समय सुमन की सासू माँ ने इनके पिताजी से 11 लाख रुपए दहेज में मांगे थे। वहीं सुमन के पिताजी ने सुमन की सास से वादा किया था कि वो शादी के 15 दिन बाद उन्हें ये रकम देंगे, लेकिन फिर वो रकम जुटाने में असमर्थ रहे और बस इसी बात का जिक्र सुमन की जेठानी और उसकी सासू माँ हमेशा ही करती रहती, जिससे उसे बहुत दुख पहुँचता। और सुमन का पति ऑफिस से आता है। ये सब क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? जब भी मैं घर आता हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं घर आया हूँ, ऐसा लगता है किसी मच्छी मार्केट में आया हूँ। पर जब देखो तब यही सब चलता रहता है, कभी ये कभी वो, कभी इधर कभी उधर। यार, एक तो आदमी पूरे दिन ऑफिस में काम करता है, दिमाग खराब हो जाता है। अब घर आता है ताकि आराम से शांति से रह सके, तो घर आने के बाद क्या देखता है? आप लोगों के ड्रामे। अरे कभी भी मैं घर आता हूँ, हमेशा किसी न किसी बात को लेकर आप लोग ड्रामे करते रहते हो। अरे देवर जी, ये सब तो आपकी पत्नी की मेहरबानी है, जरा आप ही अपनी पत्नी को समझाइए ना। अरे अब क्या कर दिया इसने? देवर जी, आपकी महारानी ना आज 9 बजे आई है घर पे और ऊपर से इनका ना घर में दिल नहीं लगता, कुछ भी काम नहीं करती हैं। अरे तो सुमन, घर के काम कर दिया करो, क्या हो जाएगा? हाँ, तुम्हारे हाथ घिस थोड़ी जाएंगे। वैसे एक बात बताओ, जब तुम बाहर गई तो वापस देर से क्यों आई? वो मेरी सहेली बहुत सालों बाद यहाँ आई थी, तो बस उसी से मिलने गई थी। हाँ ठीक है, समय पे ध्यान दिया करो। अच्छा ठीक है, अब आप सब खाना लगाओ, खाना खाते हैं। भैया भी आते ही होंगे। दरअसल रोहित ऐसा ही था। वो अक्सर ऑफिस के काम में ही बिजी रहता और अपनी पत्नी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था और उसे ये भी नहीं पता था कि घर में क्या चल रहा है और उसकी पत्नी पर क्या बीत रही है। इन सब बातों पर उसका कोई ज्यादा फोकस नहीं था। खैर, अगले दिन नेहा की पड़ोसी दिव्यानी उनके घर आती है। इतनी देर से ना पकोड़े ठंडे हो रहे हैं, खा भी लो इन्हें। हाँ हाँ, खाती हूँ। अच्छा दिव्या, मैंने सुना है कि तुम फैशन डिजाइनिंग करने वाली हो। हाँ दीदी, एक्चुअली बात ये है ना कि घर बैठे बैठे ना मैं बोर हो जाती हूँ, तो थोड़ा कुछ अलग सीखूंगी ना तो आगे काम आएगा। अरे लेकिन तुम तो घर का सारा काम करती हो ना, तुम्हें तो टाइम भी नहीं मिल पाता होगा। दीदी वो तो सही बात है, लेकिन अगर कुछ सीखना है तो उसके लिए डबल मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। पहले ना मैं घर का सारा काम कर लिया करूँगी, उसके बाद मैं सीखने जाया करूँगी। मैंने तो एक ब्यूटी पार्लर वाली से बात भी कर रखा है। वाह दिव्या वाह, देवरानी हो ना तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो,
वरना हो ही ना। तुम्हारी जेठानी कल्पना के तो मजे ही मजे हैं। उस दिन मिली थी मुझे मार्केट में, तुम्हारी ना बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी। और करे भी क्यों ना, अरे भाई तुम हो ही इतनी तारीफ के लायक। और एक हमारी देवरानी को देख लो, कुछ भी कह दो उन्हें तो मिर्ची ही लगती है। लेकिन नेहा दीदी, आपकी देवरानी भी तो काम करती रहती हैं। देखो अभी भी काम ही कर रही हैं। वो तो तुम्हें बस दिखाने के लिए काम कर रही है। और वैसे भी उसे एक काम बोल दो ना तो इतना स्लो स्लो काम करती है ना कि पूरा महीना बीत जाए एक काम करने में। और ये जो पकोड़े हैं ना, ये मैंने ही बनाए तुम्हारे लिए। अगर इन मैडम को बोलते ना बनाने के लिए तो ये तो शाम ही कर देती बनाते बनाते। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत बोलो। भले ही वो काम स्लो करती है लेकिन करती तो है ना। मैंने तो बहुत सी देवरानियों को देखा है जो घर के कामों में हाथ ही नहीं बटाती हैं। हाँ जो भी हो यार, लेकिन तू बेस्ट है। तुझे तो बेस्ट देवरानी का ना अवार्ड देना चाहिए। अरे आप मेरी इतनी तारीफ कर रही हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा माँ जी आपने दिव्या को, देवरानी हो ना तो दिव्या के जैसी हो, वरना हो ही ना। बेचारी घर का सारा काम निपटा के और फिर वो ब्यूटी पार्लर जाती है काम सीखने के लिए। और एक हमारी देवरानी जो खाना बनाने में इतना टाइम लगा देती हैं, कुछ सीखने की बात तो दूर की है। सुमन घर का सारा काम तो संभालती ही थी, लेकिन वो काम को थोड़ा स्लो करती थी। वो बचपन से ही ऐसी थी, बस इसी कमी का फायदा उसकी जेठानी उठाया करती। 2 दिन बाद नेहा को उसकी सहेली का कॉल आता है। अच्छा पारुल, तुझसे बात करते करते ना 2 घंटे हो गए, टाइम का पता ही नहीं चला। और वैसे आज तेरे घर में कोई काम नहीं है क्या? अरे क्या ही बताऊं, मेरे देवर ने शादी कर ली है। मेरे घर में देवरानी जो आ गई है तो मुझे काम करने की जरूरत ही क्या है। क्या क्या? विनोद ने शादी कर ली और तूने बताया भी नहीं? अरे वो इतनी जल्दबाजी में शादी हो गई ना तो किसी को बता ही नहीं पाए। अच्छा चल कोई बात नहीं। वैसे लगता है कि तेरी देवरानी ना बहुत कामकाजी है। पूछ मत यार, मुझे लगा था लव मैरिज करके आई है तो कुछ आता ही नहीं होगा उसे। लेकिन ये यकीन नहीं मानेगी यार तू, पता है विदेशी खाना बना लेती है और पढ़ी लिखी भी है और इतनी खूबसूरत है कि क्या ही बताऊं तुझे। और सबसे बड़ी बात, बहुत इज्जत करती है हमारी और बहुत प्यार भी करती है हमसे। अरे वाह, इसका मतलब ये है कि तेरे देवर विनोद की पसंद बहुत अच्छी है। और क्या, मेरे देवर जी बहुत समझदार हैं, तभी तो इतनी अच्छी लड़की लेके आए हैं घर में। सही है, तेरे देवर ने ना लव मैरिज कर ली। और वैसे भी जब लव मैरिज की है तो अच्छी लड़की देख के ही लाया होगा। और हम लोग इतनी छानबीन करके बहू भी कैसी लाए। तो नेहा ऐसी ही अपनी देवरानी सुमन की बुराइयां करती रहती। एक दिन जब सुमन अपने मायके से ससुराल वापस लौटती है। अच्छा सुमन, मैंने सुना है कि तुम्हारे शहर में ना बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिलती है, क्या ये बात सही है? जी हाँ दीदी। अगर तुम्हें ये बात मालूम है तो तुम हमारे लिए साड़ियाँ ला सकती थी ना। ये सस्ती सस्ती मिठाई के बदले क्यों लाई हो ये सस्ती मिठाइयाँ? ये तो हमारे घर की चींटियाँ भी ना खाएं। वो दरअसल बात ये है कि इनको अभी तनख्वाह नहीं मिली है। अरे देवर जी को तनख्वाह नहीं मिली तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे घर में पैसे ना हो। अरे कम से कम मेरे लिए और एक सासू माँ के लिए एक एक साड़ी ही भिजवा देती तो हमें अच्छा लगता। बात तो ये है ना कि तुम्हारा मन ही नहीं था कि हमारे लिए साड़ी लेकर आओ। सारी बात यहीं पे साफ हो गई। हाँ। और आज भी जेठानी अपनी देवरानी को बहुत सुनाती है। इसके कुछ दिन बाद नेहा का अचानक से पैर फिसल जाता है। लग गई। अरे मर गई। देवरानी कहाँ पर हो? अरे माँ जी कहाँ पर हो आप? अरे सुमन बहू कहाँ रह गई? अरे सुमन का इंतजार करते रहोगे या उठाओगे भी नेहा को? चलो उठाओ। नेहा की सास और ससुर बड़ी मुश्किल से उठाते हैं और बिस्तर पर लेटाते हैं। रुको, अभी डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। नेहा के ससुर डॉक्टर को फोन करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आते हैं। आइए डॉक्टर साहब आइए, देखिए जरा इसको क्या हुआ है। अरे जेठानी जी को क्या हो गया? आपकी जेठानी का पाँव फिसल गया था। डॉक्टर साहब, इनको ज्यादा चोट तो नहीं लगी है ना? अरे नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो बस छोटी मोटी चोट है। अरे वो तो कुछ दिनों बाद ठीक भी हो जाएगी। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ, बस आप उन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा। प्रिस्क्रिप्शंस देकर डॉक्टर साहब तो वहाँ से चले जाते हैं।
डॉक्टर के सामने तो नाटक बहुत अच्छा कर रही थी तुम। कहाँ थी इतनी देर से, जब बुला रही थी मैं। जेठानी जी, वो सब्जी वाले ने थोड़ा चिट्टे देने में टाइम लगा दिया। साफ पता चल रहा है झूठ बोल रही हो तुम। और वैसे भी जिसे घर का काम करना होता है ना, वो चुपचाप से घर का काम करता है, बहाने नहीं मारता। अरे तुम दिव्या को ही देखो, अपनी जेठानी की कितनी सेवा करती है, और अपनी सासू माँ को ना वो माँ मानती है, और कितनी सेवा करती है उनकी भी। और एक तुम हो, काम ना काज की, दुश्मन अनाज की, बस घर बैठे बैठे खाती रहती हो। इतना खाओगी ना तो किसी दिन फटी जाओगी, सोच लेना। अरे बड़ी बहू, आज का दिन तो जाने दो, आराम करो तुम। अब नेहा जो थोड़ा बहुत काम करती थी वो भी नहीं करती। माँ जी 2 दिन से ज्यादा हो गए, और इसने अभी तक ना मेरी मालिश नहीं करी। वही तो, इस घर में तो थोड़ा सा काम करने में ही सबकी हालत पतली हो जाती है। एक हम थे, अरे हमने तो अपनी दोनों जेठानियों को संभाला था, और अपनी सास को भी संभाला था। मैंने तो अपनी सास की छोटी बहन को भी संभाला है, अब बोलो। वही तो माँ जी। खैर अगले दिन सुमन नेहा के पैरों की मालिश भी कर देती है और बेचारी घर का काम भी संभालती है और नेहा की पूरी देखभाल भी करती है, और फिर भी इतना सुनती। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तुम लोग जल्दी आ जाओ, मुझे तो अपनी पोती से मिलने का बहुत मन कर रहा है। दरअसल ये कॉल नेहा की जेठानी रितु का था, जो किसी दूसरे शहर में रहती थी। वो लोग 3 दिन बाद उनके घर आ रहे थे। 3 दिन बीत जाते हैं। अरे लीजिए ना जेठानी जी, खाइए ना, आपकी पसंद का ढोकला है ये। सुमन, ये क्या किया तुमने? तुमने इतना सारा शक्कर क्यों डाल दिया? तुम्हें कल ही बताया था ना मैंने, जेठानी जी को ज्यादा मीठा नहीं पसंद, उसके बाद भी तुमने इतना ज्यादा शक्कर डाल दिया। सॉरी जेठानी जी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ना ध्यान रखना, ठीक है? और तुमने चुनिया और जेठानी जी के लिए वो वाला जूस बनाया है जो बताया था मैंने? जी बस बना रही हूँ। ओहो, तो जाओ ना, कब बनाओगी? अगले जन्म में क्या? जेठानी है वो हमारी। हाँ जाती हूँ। जेठानी जी माफ कीजिएगा, वो थोड़ी ना ऐसी ही है, काम थोड़ा कम करती है और बिगाड़ ज्यादा देती है, माफ करना हमें। सास सामने बैठी है और सास के सामने हुक्म दिखा रही है। रितु और उसकी बेटी ये चीज देखकर बड़ा ही अजीब महसूस करते हैं। अगले दिन चुनिया डॉल के लिए कपड़े बना रही थी। मुझसे तो कपड़े बन ही नहीं रहे। लाइए मैं ट्राई करूँ। ओके। सुमन थोड़ी देर में गुड़िया के लिए कपड़े तैयार कर देती है। वाओ, सो नाइस ड्रेस। हाँ, इससे अच्छा तो मैं ही बना देती। नेहा भी ट्राई करती है, लेकिन उसके द्वारा बनाई गई ड्रेस बहुत ही बेकार लगती है, जिसे देखकर बच्चे हंसने लगते हैं। जेठानी जी, इसे ऐसे नहीं ऐसे करते तो बेटर होता। अरे तुम मुझे क्या सिखा रही हो? तुम्हारा तो खुद का फैशन कितना बेकार है, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अरे छोटी चाची का फैशन सेंस बहुत अच्छा है, बल्कि आपका खराब है। आप जो कपड़े पहनते हैं वो कितना ओल्ड फैशन लगता है। चुनिया की बात सुनकर नेहा को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये समझती क्या अपने आप को? अगले दिन ऋतु की दोनों देवरानियां उसके लिए रसगुल्ले बनाती हैं। मैंने तो रसगुल्ले बहुत जल्दी बना लिए, चलो अब जल्दी से ना जेठानी जी को टेस्ट करवाती हूँ। नेहा जल्दी जल्दी ऋतु के पास पहुँचती है। जेठानी जी, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। रसगुल्ले लाई हूँ मैं आपके लिए, और वो भी इतनी जल्दी। सुमन तो अभी बना ही रही होगी आराम से, बेवकूफ है वो एक नंबर की, किसी काम को ढंग से नहीं करती। अच्छा लाओ देखती हूँ कैसा बना है। ऋतु रसगुल्ले चखती है, जिसे खाकर उसके मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। छी छी, कितना गंदा रसगुल्ला बनाया है तूने। ऐसा लग रहा है चीनी का पानी उबाल दिया है और उसमें फटा हुआ दूध डाल दिया है। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी दोस्त की देवरानी है, 1000 गुना अच्छा रसगुल्ला बना लेती है। तुम तो उनके सामने बिल्कुल भी कुछ नहीं हो। तभी सुमन अपने रसगुल्ले लेकर आती है। वाह, इसे कहते हैं रसगुल्ले। नेहा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जेठानी जी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अरे तुम तो चुप रहो, तुम तो भोली हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है अभी। ऐसे लोगों को सीधा कैसे करते मुझे पता है अच्छे से। तुम्हें पता है मेरे पति की ने दूर की बहन थी और वो मेरे घर पे आके रहने लगी। मैंने सोचा बहन है कोई बात नहीं, और मेरे घर पे आके ना अड्डा जमा लिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलता है इतना। लेकिन हद तो तब हो गया ना जब उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। ये जैसे नेहा तुम्हें परेशान करती है ना, वैसे मुझे ही परेशान करती थी वो। फिर उसके बाद तो मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैंने उसे सबक सिखाया, फिर तो वो ठीक ही हो गई। ऋतु ने सुमन को सब कुछ पहले से ही समझा दिया था। अपनी देवरानी नेहा की क्लास लेना भी शुरू कर दिया था।
सुनो नेहा, खाना तो तुम बहुत अच्छा बना लेती हो और जब तक मैं यहाँ हूँ ना तुम ही खाना बनाना। फिर क्या, अपनी देवरानी की खूब सेवा लेती और उसके गलती करने पर उसे खूब सुनाती। माँ जी आप तो कह रही थी आपकी बड़ी बहू नेहा कपड़े बहुत अच्छे से धोती है। अरे ये देखिए, इन्होंने तो मेरी बेटी के कपड़े में दाग लगा दिया। अब इसे जितना भी साफ कर लूँ साफ तो होगा नहीं, और बाकी सारे कपड़े भी इसने सही से नहीं धोए। अरे हाँ, ये तो है ही। क्या माँ जी, इससे अच्छा काम तो सुमन ही कर लेती है। अब नेहा बहू को भी समझ आ रहा होगा, और जब जेठानी परेशान करती है तो देवरानी को कैसा लगता है। उसी शाम को सब लोग रेस्टोरेंट जा रहे थे। चाची ये क्या है? अरे देवरानी जी, हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, ना कि किसी की शादी में जा रहे हैं। जो आपने ऐसे कपड़े पहन लिए और इतने गहने क्यों पहन लिए? आपको तो बिल्कुल भी फैशन के बारे में नहीं पता है। जाओ जाके चेंज करिए आओ। नेहा अपने कमरे में जाती है और बहुत रोती है। तो जेठानी जी अब आपको देवरानी बनकर कैसा लग रहा है? सच में मुझे अब समझ आ रहा है कि मैं कितनी बुरी थी। मुझे माफ कर दो सुमन, मैंने तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या अत्याचार किए। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं जेठानी जी, पुरानी बातों को भूल जाइए और मुझे भी माफ कर देना। अपनी देवरानी की ऐसी बातें सुनकर नेहा को यकीन हो जाता है कि उसकी देवरानी तो उसकी बहन जैसी है और वो उसको गले लगा लेती है। चलो कम से कम नेहा को अकल तो आ गई।